नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया है। आज इससे रिलेटेड इस वीडियो में क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है बजट शब्द का मतलब। तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बाउगेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का मतलब होता है कि चमड़े का थैला। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व व्यय का लेखा जोखा होता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो कि 1947 में पेश किया गया था। अब बजट के स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बजट पे एक नज़र डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले बजट का अर्थ क्या होता है, तो चमड़े का थैला इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला, बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बाउगेट शब्द से हुई है। बाउगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। सी राइट ऑप्शन है। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 में किसके द्वारा पेश किया गया था, तो भारत में पहला बजट जो कि 18 फरवरी 1860 में पेश किया गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। ए राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के काल में हुई है, तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 0 बार हुआ है, यानी कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार भी नहीं हुआ है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। संविधान में बजट शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखेंगे अंग्रेजी में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंग्लिश में बजट में संविधान में नाम है, और हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट एक बार भी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला, वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस वर्ष रेलवे वित्त को सामान्य सरकारी वित्त से अलग कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया था 1924 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, रेलवे का बजट और केंद्रीय बजट किस वर्ष विलय किया गया, तो रेलवे का बजट और केंद्रीय बजट जो कि 2017 में विलय कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है, तो भारत का वित्त मंत्रालय जो कि बजट तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आर के षणमुखम चेष्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था संसद में। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को, जो कि आर के षणमुखम चेष्टी के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पेपरलेस बजट संसद में कब पेश किया गया था, तो अभी तक कुल 4 बार 2024 को भी अगर मिला लें तो कुल 4 बार संसद में पेपरलेस बजट पेश किया गया है। और पहला जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का पेश किया गया था। 21-22 का पहला हो गया, 22-23 का हो गया आपका दूसरा, 23-24 का तीसरा, और 24-25 का इस बार का जो है वो चौथा बजट हो गया। तो अभी तक संसद में 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। अगला, अभी तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है, तो इस साल को मिलाकर 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं, तो ये निर्मला सीतारमण बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये लगातार 6वीं बार संसद में पेश इन्होंने बजट किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो कि इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन,
लगातार छठवीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? तो निर्मला सीतारमण बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1987 में भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था। सी राइट ऑप्शन है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो भारत में सबसे लंबा बजट भाषण जो कि निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, इसकी अगर टाइमिंग देखें तो 2 घंटे 42 मिनट इन्होंने बजट पर भाषण दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए हैं? तो 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत का बजट पेश किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये 3 प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने संसद में बजट पेश किया है। ठीक है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो कि जॉन मथाई ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और ये 28 फरवरी, तारीख याद रखेंगे, 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। ठीक है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई के पास है। इन्होंने 10 बार संसद में बजट पेश किया है जो कि रिकॉर्ड है। और निर्मला सीतारमण जी ने इस बार को मिलाकर 6वीं बार बजट पेश किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो 2017 से पहले बजट जो कि फरवरी लास्ट में पेश किया जाता था और बजट जो कि शाम को पेश किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद से ये 1 फरवरी को बजट आने लगा और सुबह 11 बजे इसकी टाइमिंग हो गई। ठीक है। अब आगे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बजट की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं जो इस बार का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। दोस्तों, इस बार के बजट में 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत की परिकल्पना की गई है। यहाँ पर विकास मंत्र दिया गया है जो कि सबका साथ सबका विकास, सभी का व्यापक विकास। ठीक है। सबका प्रयास के समर्थन से जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता, जिसके अंतर्गत विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया है, परिकल्पना की गई है। यहाँ पर जन केंद्रित समावेशी विकास है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की अवसंरचना जिनमें भौतिक, डिजिटल और सोशल का ठोस विकास करना है। साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI औपचारिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। GST द्वारा कर आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ति हुई है। सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बचत, ऋण और निवेश वापस पटरी पर लौटे हैं। साथ ही GIFT IFSC अर्थव्यवस्था में वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं का मजबूत द्वार खुला है। मुद्रास्फीति का सक्रिय प्रबंधन किया गया है। देश के सभी भाग आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बने हैं। डॉलर के संदर्भ में भारत और विश्व की GDP की विकास दर है। यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो कि इंडिया डॉलर GDP ग्रोथ ये है ब्राउन वाला, और वर्ल्ड डॉलर GDP ग्रोथ जो कि यहाँ पर पर्पल कलर है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर 2029 तक दिखाया गया है, जिनमें 2024 का यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे प्रमुख क्षेत्र जिनमें पहला गरीब कल्याण, देश का कल्याण है। इसके अंतर्गत DBT से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। साथ ही 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। यहाँ पर गरीबों की संख्या के प्रतिशत में कमी देखने को मिली है जो कि 2005-06 में 55.3% गरीब थे, लेकिन 2022-23 में 11.3% सिर्फ गरीब बचे हुए हैं। आगे यहाँ पर PM स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। युवाओं को सशक्तिकरण का किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। युवाओं की उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए PM मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण मुद्रा स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है। साथ ही यहाँ पर PMC बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है जो कि पिछले साल 4000 करोड़ थी और इस बार 6050 करोड़ की गई है। IIT यहाँ पर 2014 में
16 थे लेकिन अब 23 हो गए हैं। 7 IIT की बढ़ोतरी की गई है। एम्स जो कि 22 हो गए हैं और विश्वविद्यालय 723 से बढ़कर 1113 हो गए हैं। आगे प्रमुख क्षेत्र जिसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है किसान अन्नदाता का कल्याण, इसके बारे में सोचा गया है, जिसमें PM किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा। 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले ENM के तहत 1361 मंडियों का समेकन है, जिनमें गेहूं और चावल की खरीद का बढ़ना यहाँ पर अलग अलग ग्राफ वाइज दिया गया है, ईयर वाइज, जिसको आप देख सकते हैं। नारी शक्ति को बढ़ावा दिया गया है, जिनमें महिला उद्यमों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण संवितरित किए गए हैं। 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि देखने को मिली है। स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं का 43% नामांकन हुआ है। साथ ही 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। इस बार लखपति दीदी योजना को क्रियान्वयन किया गया है, जिससे कि यहाँ पर श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना, जो कि 2017-18 23.3% और 2022-23 37.0% रहा है। अमृतकाल के लिए कार्यनीति जो कि पहली है संधारणीय विकास, जिसके अंतर्गत वर्ष 2070 तक निवल शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करना लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शामिल है पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन, कोयला गैसीकरण और तलीकरण क्षमता की स्थापना, CNG, PNG और संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण, साथ ही बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, जिसके अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवारों की सहायता की गई। साथ ही सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अपनाना, ई-वाहन के विनिर्माण और चार्जिंग द्वारा ई-वाहन इकोसिस्टम को मजबूत बनाया गया है। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की योजना शुरू की जानी है। यहाँ पर साथ ही PMUI के तहत 10 करोड़ LPG कनेक्शन जारी किए गए। उजाला के तहत 36.9 करोड़ LED बल्ब, 72.2 लाख LED ट्यूबलाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। साथ ही SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्टील लाइट लगाई गई हैं। अमृतकाल के लिए कार्यनीति दूसरी है, जो कि है अवसंरचना और निवेश। इसके अंतर्गत लॉजिस्टिक कार्य कुशलता बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए PM गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना, द्विपक्षीय निवेश समझौते के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, उड़ान योजना के अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार तथा नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास करना है, मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तनों को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ दिए गए हैं जो कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ ही FDI के अंतर प्रवाह को दोगुना किया गया है, जो कि 298 से 596 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अमृतकाल के लिए कार्यनीति तीसरी है, जो कि है समावेशी विकास। इसके अंतर्गत पहला है रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत यहाँ पर पहला है स्वास्थ्य, बालिकाओं जिनकी उम्र 9 से 14 वर्ष, इनको सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना, बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यूविन प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। अमृतकाल के लिए कार्यनीति 4 के अंतर्गत समावेशी विकास है, जिसमें कि आवासन है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण है, इसके अंतर्गत 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है। अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवासों का लक्ष्य देने का रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर इस बार भी ज़्यादा आवंटन इसके लिए दिया गया है। PMAY योजना के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में, अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु तो मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी। ये नई योजना है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि ये मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी। ठीक है,
साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 60 स्थानों पर G20 की बैठकें करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई गई है। विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पतन कनेक्टिविटी यानी कि वायु जो भी साथ ही पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। लक्षद्वीप सहित जो भी अन्य द्वीप हैं उनमें पत्तन कनेक्टिविटी यानी कि एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। अमृतकाल के लिए कार्यनीति 5वीं है जो कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण है। इसके अंतर्गत सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी। साथ ही नैनो DAP का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे जिससे कि जो भी डेयरी किसान हैं उनको लाभ हो। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछे कितने एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे तो 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर नीली क्रांति के लिए इस बार 2352 करोड़ रुपए दिया गया है। साथ ही PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना के लिए 880 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन निष्पादन किया गया है जिसके अंतर्गत आप अलग अलग ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर पहले ग्राफ में GDP के प्रतिशत के रूप में CAD कम करना है, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का है। साथ ही बेरोजगारी की दर कम करना है जो कि अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर देखने को आपको मिल। आगे यहाँ पर ग्राफ दिए गए हैं जो कि सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में GNPA कम करना। साथ ही डिजिटल लेन देन का बढ़ता आकार है। यहाँ पर 2024 का आप देख सकते हैं कि डिजिटल लेन देन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट है और औसत मासिक सकल GST संग्रहणों में वृद्धि की गई है। साथ ही कराधान सुधारों की उपलब्धियां हैं, जो भी टैक्सेस हैं उनमें उपलब्धियां जो भी हैं कि प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। विवरण दाखिलकर्ताओं की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। साथ ही तेज रिफंड जिसमें प्रतिदेय धन वापसी, इनमें विवरणियों के औसत संसाधन समय 93 दिवस 2013-14 से कम होकर अब 10 दिन रह गया है। ठीक है, यहाँ पर आगे GST के बारे में सकारात्मक भावना है जिनमें 94% उद्योग पट्टाकर्ता GST में पारंगमन को मोटे तौर पर सकारात्मक मानते हैं। साथ ही 80% प्रत्युत्तर दाता महसूस करते हैं कि GST से आपूर्ति श्रृंखला स्थितिमीकरण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर साथ ही वर्ष 2019 में आयात निर्यात समय में गिरावट जिनमें इनलैंड कंटेनर डिपो में 47% की गिरावट, एयर कार्गो परिसरों में 28%, बंदरगाहों में 27%। कर प्रस्ताव यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रुपया कहाँ से आता है, तो रुपया जो कि टोटल जिनमें 1 रुपया में 100 पैसा होता है, जिनमें से आयकर में 19% आता है, उधार और अन्य देयताओं से सबसे ज़्यादा 28% आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का 5% आता है, कारपोरेशन कर 17% आता है, कर भिन्न प्राप्तियों के 7% है, ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां जो भी हैं 1% है, साथ ही सीमा शुल्क का 4% है और GST व अन्य कर जो कि 18% रुपया आता है। अब रुपया जाता कहाँ है तो इसका अगर आप देखते हैं तो पेंशन के लिए 4% जाता है। साथ ही ब्याज भुगतान 20%, केंद्र द्वारा प्रायोजित जो भी योजनाएं हैं उनके लिए 8% और अन्य व्यय के लिए 9%, करों और शुल्क में राज्यों का भाग 20%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 8%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जिनमें 16% व्यय होता है और रक्षा के लिए 8% जाता है। ठीक है, विशिष्ट मंत्रालयों को लिए आवंटन जो भी पैसा दिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो रक्षा मंत्रालय के लिए इस बार 6.2 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को। वहाँ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.78 लाख करोड़ दिया गया है। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ दिया गया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ दिया गया है। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ दिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ दिया गया है। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ यहाँ पर दिया गया। प्रमुख स्कीमों के लिए यहाँ पर आवंटित किया गया रुपया है, जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए यहाँ पे 86,000 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, पहले यहाँ पर 60,000 करोड़ दिया गया था। आयुष्मान भारत के लिए 7,500 करोड़ रुपए दिया गया है। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के लिए 6,200 करोड़ दिया गया है। साथ ही सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण परितंत्र के विकास से संशोधित कार्यक्रम 6,903 करोड़ दिया गया है। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 8,500 करोड़ दिया गया है और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ इस बार दिया गया है। यहाँ पर प्राप्तियां और व्यय हैं जिनका आप ग्राफ देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके राजस्व व्यय देख सकते हैं, प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत बजट के स्टैटिक जीके के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको कराया गया। साथ ही आपके बजट 2024-25 की जो भी विशेषताएं हैं उनको बताया गया है, जिनको आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे, इसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा और आप एग्जाम में बजट से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।